लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब तक हमने पढ़ लिया था स्पाइस फॉर्म। तो स्पाइस फॉर्म एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है जिसका पर्पज सिर्फ इतना होता है कि जो पहले ज़्यादा फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, वे अलग अलग फॉर्म ना भर के सिर्फ एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही जो सारी डिटेल कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए चाहिए वो सारी डिटेल एक ही फॉर्म के अंदर मांग लेता है आरओसी। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि जैसे ही कंपनी की रजिस्टर होगी तो उसे क्या उसके क्या क्या इफेक्ट होगा रजिस्ट्रेशन होने के, कि कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या चीज़ करेगी या क्या चीज़ उसके इंजॉय करेगी कंपनी। उसके बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर द इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। सेक्शन 9 के अंदर बताया कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या उसके इफेक्ट होते हैं। According to Section 8 of Incorporation मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे हमारा एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ऐसे कंपनी का एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमारा बर्थ सर्टिफिकेट में ये डेट लिख रहती है कि हम कब जन्मे। इसी तरीके से कंपनी के जो सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट लिख रहती है कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई। उस डेट से पहले कंपनी नहीं थी, लेकिन उस डेट से कंपनी का जन्म माना जाता है, यानी कि उस डेट से कंपनी को माना जाता है कंपनी एग्जिस्ट हो गई है। The subscriber of a memorandum and all other person who may from time to time become a members of the company shall be a body corporate by the name considered in the memorandum। ये कह रहा है। देखो, अब तक आपने पढ़ा था कि आप अब तक ये मानते होंगे, आपने अब तक पढ़ा होगा कि कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन ये लोग कह रहा है कि कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, लेकिन कंपनी के जो मेंबर्स हैं या फिर जो उनके डायरेक्टर्स वगैरह है वे बॉडी कॉर्पोरेट ही माने जाते हैं। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट मानने का उनको क्या फ़ायदा मिलता है, क्या नुकसान मिलता होता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो हमें डिस्कस करने की इतनी नीड नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, लेकिन कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो जिन्होंने मेमोरेंडम सब्सक्राइब करा है, ये आने वाले टाइम में जो मेंबर बनेंगे, ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वे भी कहीं ना कहीं बॉडी कॉर्पोरेट ही माने जाएंगे। Such a company, such a registered company shall be capable of for exercising all the function of the incorporation of a company under this act। कि जो कंपनीज एक्ट में हमने जो ऊपर फंक्शंस पढ़े थे, जैसे परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये जो हमने फंक्शंस पढ़े थे, तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होएगी तो जो नई कंपनी बनी है वो भी ये सारे फंक्शन एंजॉय कर पाएगी। उसके भी ये सारे अधिकार होंगे जो किसी कंपनी के कंपनी एक्ट में होते हैं। किसी पुरानी कंपनी के जो अधिकार होते हैं कंपनी एक्ट में, ये भी वही फीचर एंजॉय कर पाएगी नई कंपनी भी। ये कहना चाह रहा है इसमें। ठीक है ना, ये हो चुका हमारा। एंड हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कि मेंबर्स आए या जाए या डेथ हो जाए अनफॉर्चुनेटली, फिर भी कंपनी चलती रहेगी। विद अ पावर टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना और प्रॉपर्टी को बेचना, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, टेंजेबल हो या इंटेंजेबल हो, अपने खुद के नाम पे। कंपनी क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी तो है ही, लेकिन वो एक लीगल पर्सन भी है। आर्टिफिशियल माना कि आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर भी एक लीगल पर्सन है। जो एक नेचुरल पर्सन को, जैसे हम ह्यूमन बीइंग को अधिकार है, ये सिमिलर अधिकार कंपनी को भी दिए गए हैं कंपनी एक्ट में। तो जैसे हम अपने नाम पे एसेट एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, इसी तरीके से कंपनी भी अपने नाम पे एसेट एक्वायर कर सकती है तो होल्ड कर सकती है। साथ में जैसे हम किसी और बंदे के साथ या किसी और कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से कंपनी भी, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, उसे भी पर्सन वाले अधिकार मिले हैं, तो कंपनी भी चाहे तो किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकती है और करती भी है। कंपनी अपने नाम से ही मटेरियल मंगाती है, अपने नाम से ही सेल करती है, अपने नाम से क्रेडिटर रिकॉर्ड करती है, सब चीज़ अपने नाम से ही करती है, ना कि अपने मेंबर और शेयर होल्डर की। कॉन्टैक्ट भी कर सकती है। एंड शू मतलब किसी और पे केस करना। कंपनी चाहे तो किसी और कंपनी पे केस करे या किसी और पर्सन पे केस करे, इंडिविजुअल पे केस करेगी तो वो भी अपने ही नाम से करेगी। या टू बी शूड मतलब कि कोई और इंडिविजुअल, जैसे कंज्यूमर एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है तो कंज्यूमर कंज्यूमर कोर्ट में जाकर उस कंपनी के अगेंस्ट केस लड़ सकता है ताकि उसे अपना अधिकार मिल सके। तो जो केस होता है उसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है, ना कि उस कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर का, क्योंकि कंज्यूमर को क्या पता भाई कौन मेंबर है कौन शेयर होल्डर है। कंज्यूमर तो कंपनी को जानता है ना। तो जो कंज्यूमर केस करेगा वो कंपनी के नाम पे करेगा। इसी वजह से कहा है कि टू बी शूड, यानी कोई कंपनी अगर शू होगी भी किसी पर्सन के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो उसके खुद के नाम पे हुई कंपनी की। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट पे डेट लिखी है, द कंपनी बिकम अ लीगल पर्सन, कंपनी उस दिन से लीगल पर्सन बन जाती है। सेपरेट फ्रॉम इनकॉर्पोरेटर, अपने इनकॉर्पोरेटर जिसने कंपनी बनाई है उनसे अलग हो जाती है, मतलब अलग
दोनों अलग अलग ट्रीट कर जाते हैं। जो इनकॉर्पोरेटर है वो अलग पर्सन है और जो कंपनी है वो अलग पर्सन है। एंड देयर कम इनटू एग्जिस्टेंस ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर एज एविडेंस बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन। अभी क्या कह रहा हूँ, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो जो मेमोरेंडम में कोई बात लिखी है या आर्टिकल में जो बात कोई बात लिखी है वो कंपनी के जो मेंबर्स है और जो उनके शेयर वो है क्या बोलते हैं अपना डायरेक्टर्स वगैरह है उनके ऊपर बाइंडिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा था कि जब हर एक ईच मेंबर और ईच डायरेक्टर का साइन होते हैं मेमोरेंडम पे और आर्टिकल पे। इसका मतलब साइन होने का ये है कि वे सहमति दे देते हैं कि जो आर्टिकल में चीज लिखी हुई है वो सही है और जो चीज लिखी है हुई है हम उसका पालन करेंगे। तो अब कंपनी बनने के बाद जो भी चीज उसमें लिखी हुई होती है उसका उन्हें पालन करना पड़ता है। मान लीजिए किसी कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मैं जो डायरेक्टर्स को जो सैलरी जाएगी वो मैक्सिमम 10 लाख रुपीज तक जाएगी, ये मान के चलिए। और वो कंपनी अगर 10 लाख रुपीज से एक्स्ट्रा सैलरी दे रही है तो वो माना जाएगा अल्ट्रा वायर्स ऑफ आर्टिकल। उस केस में कंपनी और मैनेजमेंट दोनों को फाइन भुगतना पड़ सकता है। तो ये वही कह रहा है कि जो आर्टिकल या मेमोरेंडम में लिखा हुआ है वो कंपनी के मैनेजर और कंपनी के शेयर होल्डर के लिए बाइंडिंग होता है, उन्हें मानना ही पड़ेगा। और मैंने आपको सुबह की वीडियो में दिखाया हुआ था बाइंडिंग के लिए, क्योंकि अब इन्होंने जब INC 9 में अपनी डिक्लेरेशन देते हैं मेंबर्स और शेयर होल्डर तो ये लिखते हैं देखो, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैज बीन ड्रॉन अपॉन इन कन्फॉर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द रूल्स। ये कहता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो लिखा हुआ है वो सेक्शन 8 की कंफर्टेबिलिटी या फिर जो भी चीज़ें है उन चीज़ों के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। और हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि हाँ मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो भी चीज़ लिखी हुई है सब सही लिखी हुई है। क्योंकि ये वेरीफाई कर देते हैं अपने डिक्लेरेशन में भी, इसलिए अब जो चीज़ उसमें लिखी हुई है वो इसके इनके टूवर्ड्स बाइंडिंग होती है। इसका एक केस था हरिनागर शुगर मिल लिमिटेड वर्सेस SS झुनझुनवाला जी। क्या था? एक हरिनागर शुगर मिल थी जिसका, क्योंकि लिमिटेड है कंपनी है, हरिनागर शुगर मिल एक कंपनी थी जिसने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ था कि हमारा जो शेयर है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता हमारा कोई भी मेंबर्स। ऑल दो पब्लिक कंपनी थी लेकिन उन्होंने अपने आर्टिकल में लिख दिया था। अब SS झुनझुनवाला जी ने क्या करा, SS झुनझुनवाला जी ने अपने जो शेयर थे कुछ शेयर अपने बेटे को दे दिए और कुछ शेयर अपने बहू को दे दिए, मतलब डॉटर इन लॉ को दे दिए। कंपनी ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो SS झुनझुनवाला जी चले गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। SS झुनझुनवाला जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि हमारे शेयर ट्रांसफर नहीं करे जा रहे। CG ने कहा कि नहीं, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है तो ये नहीं कह सकती ऐसा। ऐसा CG का मानना था। CG ने कहा कि नहीं, हम इस ऑर्डर को नहीं मानते, आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। जो कंपनी थी, जो शुगर मिल थी, वो गई कोर्ट के पास। उसने कहा कि सर एक बात बताइए, जो ये डिसीजन मेकिंग के काम है ये तो आपके हैं। भाई देखो इंडिया में जो डिसीजन मेकिंग होते हैं या जजमेंट देते हैं वो तो जजेस देते हैं। ये CG कैसे दे रही है आपके बिहाफ में? सही है हम या गलत हैं ये आप, ये तो आप बताओगे ना, CG कैसे कह रही है। अब आप बताइए, क्योंकि आप जानते हैं इन चीज़ों को, आप बताइए कि जब हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ था कि शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता मेंबर, तो हरी जी और ऐसा झुनझुनवाला जी को पता भी था, तो इन्होंने हमारा आर्टिकल सब्सक्राइब भी क्यों करा, या ये हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बने ही क्यों? और अब बने हैं तो फिर ये शेयर ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? तो ये कहना चाहता, तो कोर्ट ने कहा कि हाँ डिसीजन आपकी बात सही है, इसमें CG की गलती है, CG को नहीं कहना चाहिए था। हम ये कह रहे हैं कि अब कंपनी की मर्जी ही थी, कंपनी नहीं ट्रांसफर करवाना चाह रही तो कंपनी का कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसा झुनझुनवाला जी ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर अपने बेटे और बहू को। ये था ये केस। तो वही कह रहा है कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा है वो मेंबर्स को और शेयर होल्डर्स, वो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स और एक है, वो मेंबर्स को और जो मैनेजमेंट है यानी कि जो फर्स्ट डायरेक्टर वगैरह है, डायरेक्टर्स है, उन पे बाइंडिंग होता है। लेकिन वो आउटसाइडर पे बाइंडिंग हो ये जरूरी नहीं है। इट हैज़ अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस until dissolved by the liquidation or strike off of a register। जब तक लिक्विडेशन नहीं होगा या स्ट्राइक ऑफ एक प्रोसीजर होती है जो इंटर के सिलेबस में भी नहीं होती, फाइनल में होती है। तो जो डिक्लेरेशन बोला हूँ सॉरी, जो लिक्विडेशन या स्ट्राइक ऑफ करके अगर कोई कंपनी बंद हुई है तो हुई है, वरना अगर एक बार कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया तो वो कंपनी चलती रहेगी जब तक या तो उसका बाइंडिंग ऑफ ना हो या फिर उसका स्ट्राइक ऑफ ना हो। अब ये मान के चलिए, the shareholder who buys shares does not buy the interest in the property of the company, but in certain cases a writ petition will be maintained by a company or shareholder। कि देखो जो
ये हमने ऊपर ही पढ़ा था ये पॉइंट एक जगह, कि जो कंपनी के जो शेयर्स है उन पे ही अधिकार होता है शेयर होल्डर का, ना कि कंपनी की एसेट्स पे, क्योंकि कंपनी की एसेट जो होती है वो कंपनी के अपने नाम पे होती है, जिसकी ओनरशिप उसी के, राइट। और कंपनी के जो शेयर होते हैं बस सिर्फ जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है जो होता है शेयर सर्टिफिकेट, जिसके अंदर सिर्फ शेयर की डिटेल होती है ना कि एसेट की। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर को मिलता है वो एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी कैपिटल है उसमें आपकी कितनी हिस्सेदारी है। इसका मतलब कहते ही ये नहीं होता कि जो जितनी एसेट है उसमें आपकी कितनी हिस्सेदारी है, उसमें एसेट नहीं लिखा होता, उसमें कैपिटल सब इस्तेमाल होता है, कैपिटल में एसेट नहीं आते फॉर दिस पर्पस। तो यही कह रहा है कि जो कंपनी की जो है उसके शेयर होल्डर ओनर तो है, लेकिन वे एसेट के ओनर नहीं है, क्योंकि एसेट कंपनी के खुद के नाम पे है और जिसके ओनरशिप उसी के, राइट। लेकिन कुछ केसेस में अगर कंपनी चाहे तो कंपनी और शेयर होल्डर ने आपस में अगर कोई डिसाइड कर रहा है, मान लो कोई एसेट है, कंपनी ने कहा कि ठीक है ये एसेट हम आपसे ले लेते हैं, आधे पैसे हम देंगे और आप बाकी जब एसेट हम आपको इस्तेमाल करने के बाद 10 साल बाद 20 साल बाद ये एसेट वापसी आपकी हो जाएगी, आप ये मान के चलिए। तो उस केस में उस पर्टिकुलर एसेट पे उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का राइट रहेगा, क्योंकि कंपनी ने एग्रीमेंट कर लिया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुकी है। ये कह रहा है जो दूसरा केस हो सकता है, लेकिन ये हो ही ये जरूरी नहीं है। अ लीगल पर्सन इमर्ज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपनी एक लीगल पर्सन है जो अपने रजिस्ट्रेशन के साथ ही इमर्ज हो जाती है, जिस टाइम वो रजिस्टर हो गई उसी टाइम से वो क्रिएट हो जाती है, इनकॉर्पोरेट मानी जाती है। एंड फ्रॉम द मोमेंट अ पर्सन सब्सक्राइबिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिक एंड द अदर पर्सन ज्वाइनिंग एज अ मेंबर आर रिगार्डेड एज बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट इन एग्रीगेट। तो जो मेंबर्स हैं उन्हें बॉडी कॉर्पोरेट माना जाता है और एग्रीगेट में उन्हें कॉर्पोरेट कहा जाता है, सारे मेंबर्स को या फिर सारे डायरेक्टर्स वगैरह को, आप ये मान के चलिए। लीगल पर्सन being to be function as an entity, a company on registration acquire a separate existence and law recognize it as a legal person separated and distinct from its member। कि ये वही कह रहा है कंपनी अलग और मेंबर अलग, हमने ऊपर ये चीज पढ़ चुकी। आगे बढ़ते हैं। इट मे बी नोटेड दैट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट अ कंपनी में परचेज शेयर ऑफ अनदर कंपनी एंड thus become a controlling company, या फिर जिसे हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। However, merely becoming a company purchasing all share of the another company, it will not serve as a means to putting an end of the corporate characteristic of another company and each company's separate jurisdiction entity। क्या बोल दिया इसने, ये कह रहा है कि इसकी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ये कह रहा है कि मानिए एक एबीसी लिमिटेड है, ठीक है ना, एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इसने पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड में 100% शेयर होल्ड कर रखे हैं। ऑल दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा था कि ऐसी कंपनी जिसकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है इसे डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाता है। मैं एक रिवाइज करा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, हमने वो ही पढ़ा था। लेकिन हम यहाँ की बात करें तो ये इस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, इसने कहा कि देखो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसने पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड में 100% होल्डिंग कर रखी है। तो क्या हम ये कह दें कि ये दोनों कंपनी एक ही है, ये दोनों कंपनी सेम ही है, ये दोनों कंपनी एक ही पर्सन है? क्या उन दोनों कंपनी को एक ही पर्सन माना जाएगा? क्योंकि 100% शेयर होल्डिंग तो 100% है। ये क्या हो गया भाई, सेकेंड आ गया इसी का, उस केस में उन दोनों कंपनी को एक ही पर्सन मान लिया जाए, ये कह रहा है लो। तो लो ने कहा कि नहीं, ऑल दो एबीसी लिमिटेड ने 100% शेयर होल्ड कर रखे हैं पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड के, लेकिन पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड फिर भी एक सेपरेट पर्सन है जो अपने ओनर से, अपने शेयर होल्डर से या अपने मेंबर से अलग है। एबीसी लिमिटेड भले ही 100% शेयर होल्ड कर ले, लेकिन उसका जो सेपरेट एंटिटी का फीचर है उसे ओवरराइड नहीं कर सकती। कि लोगों की नज़र में भले ही एबीसी लिमिटेड ने पीक्यूआर लिमिटेड के 100% शेयर होल्ड कर रखे हो, फिर भी हम इन दोनों को अलग अलग कंपनी मानेंगे, एबीसी लिमिटेड को अलग मानेंगे, पीक्यूआर लिमिटेड को अलग मानेंगे। बोलेंगे इसकी होल्डिंग कंपनी है ये, इसकी होल्डिंग कंपनी है ये, मतलब पीक्यूआर लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है एबीसी लिमिटेड, होल्डिंग बोलेंगे। लेकिन किसी कंपनी की होल्डिंग होने का मतलब यह नहीं है कि आप उस कंपनी से अधिकार छीन लीजिए, कि उस कंपनी को एक पर्सन मानने का अधिकार, एक सेपरेट पर्सन मानने का अधिकार नहीं छीन सकते। उसके पास भी अधिकार रहेंगे जो कंपनी एक्ट में दिए गए हैं, चाहे आप उसकी होल्डिंग हो या फिर 100% अगर शेयर है तो भी। ये कह रहा था ये। इज डैट मीन्स एबीसी लिमिटेड एंड पीकॉन हैज सेम कंपनी? नहीं, सेम कंपनी नहीं मानी जाएगी। होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन भले ही हो जाए लेकिन सेम कंपनी नहीं मानी जाएगी।
जो कंपनी लॉ के अंदर बनी है उसके पास अधिकार है अपने सेपरेट एंटिटी के, और वो अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। यही है इसमें, यही बोला था। पढ़ते हैं दोबारा। इट में बी नोटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एक कंपनी में परचेज ऑल शेयर ऑफ द अनदर कंपनी, एक मान लो एक कंपनी दूसरी कंपनी के सारे शेयर खरीदती है तो वो बन जाती है कंट्रोलिंग कंपनी। पर 50% से प्लस खरीदते के साथ ही बन जाती है होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग ही कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है तो कोल्ड कंट्रोलिंग हो गया। आप मानो 100% भी करा तो भी मानी तो होल्डिंग ही जाएगी ना। ये कह रहा है कि अगर कोई कंपनी की दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, however merely becoming a company all purchases all share of another company, कि किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप उस मीन्स ऑफ पुटिंग एन एंड ऑफ द कॉर्पोरेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनदर कंपनी, कि आप दूसरी कंपनी की कॉर्पोरेट कैरेक्टरिस्टिक जो थी, जो सेपरेट एंटिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो आप उनसे छीन लो। किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिस कंपनी की सब्सिडी कंपनी हो आप उस कंपनी को अपना ही मानो। उसका वो कंपनी अलग है, उसके पास अपनी एक अलग सेपरेट एंटिटी है, एक सेपरेट राइट है, और वो उससे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि लॉ ने उसे भी राइट दिए हैं तो वे राइट उससे कोई नहीं छीन सकता। सेपरेट जुडिस्डिक्शन मतलब, सेपरेट जुडिस्टिक मतलब हर कंपनी लॉ की नज़र में अलग अलग मानी जाती है, उसके अलग अलग अधिकार माने जाते हैं, चाहे दूसरी कंपनी ने 100% होल्डिंग भी क्यों ना कर रखी हो। It has been stated and above, the law recognizes such a company as jurisdiction person separated from its member, कि कंपनी अलग है मेंबर अलग है। इसी वजह से अगर कोई मेंबर भी कोई दूसरी कंपनी है जिसने उस कंपनी के 100% शेयर भी होल्ड क्यों ना कर रखे हो, फिर भी उस केस में भी जिस कंपनी को शेयर होल्ड करे हैं, यानी जिसे हम कहते हैं सब्सिडी कंपनी, सब्सिडी कंपनी के अपने अधिकार होते हैं जो एक होल्डिंग कंपनी को मिलते हैं लॉ में, वैसे ही अधिकार मिलते हैं सब्सिडी कंपनी को भी। जैसे लॉ में होल्डिंग कंपनी की सेपरेट एंटिटी है, वैसे ही सब्सिडी कंपनी की सेपरेट एंटिटी है। ये कहना चाह रहा है इसमें, वही चीज बोल रहा है कि सेम रिपीट कर दिया। इसने क्या कहा, यहाँ से पढ़ते हैं, एक सेकेंड। द mere fact the entire share capital has been contributed by CG, all share has been held by President of India and other central officer, does not make any difference in the position of registration company, and it does not make any company agent either President of India or governor। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है समानता का अधिकार, क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि सबको समानता का अधिकार है। इस तरीके से कहा गया है कि मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी भी है तो उसे भी वही अधिकार मिलेंगे जो एक प्राइवेट कंपनी, जो एक आम आदमी की बनाई कंपनी है। प्राइवेट पब्लिक या ओपीसी के पास जो अधिकार है, वही अधिकार गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट को हम एक्स्ट्रा से कोई अधिकार नहीं दे रहे, कोई एक्स्ट्रा से प्रिविलेज गवर्नमेंट कंपनी को नहीं देंगे। फिर चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी, सॉरी कंट्री बोल रहा हूँ पता नहीं क्यों, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी भले ही हमारी होनरेबल प्रेसिडेंट सर या मैम एट द टाइम जो भी है, अभी तो मैम ही है, तो जो हमारी राष्ट्रपति मैम है, चाहे वो कंपनी उन्हीं की बनाई हुई क्यों ना हो, उस पर उन्हीं का कंट्रोल क्यों ना हो, लेकिन उन्हें भी, उस कंपनी को भी उतने ही अधिकार दिए जाएंगे जितने प्राइवेट या पब्लिक को मिलते हैं जो एक आम नागरिक बनाता है। उन्हें कोई एक्स्ट्रा से अधिकार नहीं मिलेंगे, ये कहना चाह रहा है इस केस में। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, कि मेमोरेंडम और आर्टिकल का क्या इफेक्ट है। सेक्शन 9 में पढ़ा था हमने इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। सेक्शन 10 बोलता है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। वही कहेगा कि जो मेमोरेंडम आर्टिकल है वो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं और जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उन पर बाइंडिंग होता है। वही चीज बोल रहा है सेक्शन 10। पढ़ते हैं। सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, where the memorandum and article when registered shall bind the company and the members thereof the same extent as they are responsible and has been signed by the company and by each member, कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल में चीज लिखी है वो मेंबर के लिए भी बाइंडिंग है और कंपनी के लिए भी बाइंडिंग है। कंपनी हेयर मींस कंपनी के एजेंट। एजेंट कौन होते हैं कंपनी के? डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स के लिए भी वो बाइंडिंग होता है जो मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा है, और मेंबर्स के लिए भी बाइंडिंग होता है, ये कहना चाह रहा है इसके अंदर। एन एजेंट टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजन ऑफ एन एग्रीमेंट टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, all menu payments by a member to the company under the memorandum or article shall be debt due from him to the company। क्या बोला ये? इसने कहा जो जो भी मेन्यू पेमेंट बाय मेंबर्स टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बी डेब्ट ड्यू हिम
टू द कंपनी, कि अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में कोई चीज़ लिखी है तो वो फॉलो या किसी रिगार्डिंग हो या किसी रिगार्डिंग हो या किसी चीज़ के रिगार्डिंग हो। मान लो किसी को कुछ कंपनी में लिखा है कि शेयर इस पर ये बंदा इतने ही डैप दे सकता है, कुछ भी मान लो, कोई भी एग्रीमेंट कुछ भी लिखा है, मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर हमने जो भी चीज़ लिखी गई हमारी कंपनी के, उस केस में जो चीज़ मेमोरेंडम आर्टिकल के अंदर है वो चीज़ बाइंडिंग है कंपनी को, यानी कंपनी के एजेंट को और कंपनी के मेंबर्स को। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। ये मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, जब गवर्नमेंट कंपनी की बात आई थी, लेकिन फिर अब डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। डोमेन ऑफ लॉ, हम लॉ की बात करते हैं, बाकी कैपिटल का मतलब अलग अलग हो सकता है अलग अलग जगह, लेकिन अगर लॉ की बात करें तो लॉ में कैपिटल को फॉलोइंग सेंस में लिया जाता है। सबसे पहला सेंस है नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल या फिर रजिस्टर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल एक ऐसी मैक्सिमम लिमिट होती है जिससे ज़्यादा कंपनी पैसा जनता से नहीं मंगा सकती। अगर उसे ज़्यादा पैसा मंगाना है तो पहले ऑथराइज कैपिटल की लिमिट को बढ़ाना पड़ता है। मानो एक कोई टंकी है पानी की, आधी भरी हुई टंकी है, तो उसमें से आप पानी कितना इस्तेमाल कर सकते हो, जितनी भरा हुआ है, यानी कि आधा इस्तेमाल कर सकते हो। अगर अभी आपको एक्स्ट्रा पानी की नीड है तो पहले टंकी को भरना पड़ेगा ना। इसी तरीके से कह रहा है कि जो ऑथराइज कैपिटल की लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट है। अगर आपको उससे ज़्यादा पैसा चाहिए तो आपको वो लिमिट बढ़ानी पड़ेगी, और लिमिट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, although सिलेबस में नहीं दे रखे हैं फिर भी बता रहा हूँ। लिमिट बढ़ाने के लिए हमें अपने मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा, मेमोरेंडम में अल्टरेशन करना पड़ेगा, और अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम करना पड़ेगा। उसका जो प्रोसीजर है वो भी नहीं दे रखा है इसमें, आगे देंगे तो हम पढ़ेंगे, नहीं देंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है क्योंकि इंटर में तो बताते हैं, लेकिन फाउंडेशन में इतना डीप नहीं जा रहा है। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेमोरेंडम है उसमें बदलाव करके नई लिमिट डालनी पड़ेगी। मान लो किसी कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि उस वो सिर्फ 15,000 करोड़ तक पैसा मंगा सकती है, ऑथराइज कैपिटल मंगा सकती है, और उस कंपनी को 20,000 करोड़ मंगाने हैं, तो उसे पहले अपने मेमोरेंडम चेंज करके 15,000 की जगह 20,000 लिखना पड़ेगा, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो मंगा सकते हैं। ये है, ठीक। तो ऑथराइज कैपिटल एक मैक्सिमम कैपिटल होती है जिससे बियॉन्ड कंपनी नहीं मंगा सकती अपने मेंबर से। मंगाना चाह रही है तो पहले उसे ऑथराइज कैपिटल को ही बढ़ाना पड़ेगा। कि वही का बात है कि टंकी में अगर आधा पानी है तो आप आधा यूज कर पाओगे, उससे ज़्यादा यूज़ करना है तो पहले एक्स्ट्रा पानी टंकी के अंदर फिल करना पड़ेगा। नॉमिनल कैपिटल भी कह देते हैं इसे, रजिस्टर कैपिटल भी कहते हैं। रजिस्टर मतलब क्योंकि ये मेमोरेंडम के अंदर रजिस्टर होती है इसलिए कहते हैं इसे रजिस्टर कैपिटल। That forms of the capital has been defined under Section 2, Subsection 8 of the Companies Act 2013. Authorized capital or nominal capital means such a capital which is authorized by the memorandum of the company, जो कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर लिखी हुई है। टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये एक मैक्सिमम अमाउंट होता है, इससे ज़्यादा की कंपनी इशू नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा का कंपनी पैसा पब्लिक से नहीं मंगा सकती। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जो उस पर कैपिटल जो उस पर सम लिखा होता है वो मैक्सिमम कैपिटल होती है कंपनी की, यानी कि मैक्सिमम वो अमाउंट होता है जो कंपनी मेंबर से मंगा सकती है, या कंपनी पब्लिक से कह सकती है कि आओ आप हमें इतने पैसे की सिक्योरिटी हमसे खरीद के हमें इतना पैसा दे दो। तो वो मैक्सिमम कैपिंग होती है जिसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। ठीक है ना। टू इशूइंग शेयर, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, देखो स्टैम्प ड्यूटी इस रिगार्ड में कहा गया है कि जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब कंपनी बनती है तो उसकी फीस जाती है, फीस के साथ ही में एक स्टैम्प ड्यूटी भी जाती है ऑथराइज कैपिटल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वही कह रहा है। इशूड कैपिटल क्या होता है, मान लो मैंने टैब का एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो आपकी आधी टंकी भरी हुई है तो आप कितना इस्तेमाल कर सकते हो पानी, आधा ही, क्योंकि उतना ही भरा हुआ है। अगर आपको एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना है तो एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। तो ये तो था ऑथराइज कैपिटल के बारे में। इशूड कैपिटल क्या, क्या मान लो आधी टंकी भरी है तो आप एक साथ ही आधी टंकी खोल लेते हो, नहीं, आप उसमें से एक बाल्टी पानी लोगे ना जितना आपको इस टाइम चाहिए। आपको अभी सुबह में एक बाल्टी पानी चाहिए, मान लीजिए आपको नहाना है, तो आप क्या पूरी टंकी खाली करोगे, नहीं, सिर्फ उतना ही पानी लोगे जितना आपको अभी नीड है। इसी तरीके से इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी को नीड है जितने पैसे की, वो उतना ही पैसा पब्लिक से कहती है मंगाने को, उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। ठीक है ना। कि इतना पैसा हमें प्रोजेक्ट के लिए चाहिए उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। किसी प्रोजेक्ट के लिए जितना पैसा चाहिए, मान लो कंपनी को चाहिए 100 करोड़, तो कंपनी कहेगी कि हमें 100 करोड़ चाहिए। ऑल दो कैपिटल लिमिट 1000 करोड़ थी, ऑथराइज कैपिटल लिमिट 1000 करोड़ थी, लेकिन कंपनी को चाहिए 100 करोड़, तो उसने 100 करोड़ इशू कर दिए।
तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 of the Company Act 2013 defines issued capital. Issued capital means such capital as the company issue from time to time to for subscriber. इतनी कैपिटल जितनी कंपनी टाइम टाइम मंगाती रहती है। टाइम टाइम मंगाने का मतलब यही है कि जब नया प्रोजेक्ट आएगा तो कंपनी कहेगी मुझे पैसे की नीड पड़ेगी, 100 करोड़ की पड़ेगी, मान लीजिए एग्जांपल, तो वो कहेगी सब्सक्राइबर हम 100 करोड़ की सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप हमारी सिक्योरिटी खरीदो और हमें 100 करोड़ रुपए दो। तो इसे कहते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज से एक्सटीड नहीं करेगी, जितनी ऑथराइज लिमिट है उतने तक ही जा सकती है इशूड कैपिटल, पार्ट ऑफ दी ऑथराइज कैपिटल, क्योंकि ये पार्ट होता है ऑथराइज कैपिटल का। ये फुल भी हो सकता है, मतलब जितनी ऑथराइज है उतनी भी मंगा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते। जो कंपनी ऑफर करती है सब्सक्राइबर को कि आओ हमारी सिक्योरिटी खरीदो और इतने पैसे हमें दे दो। इसमें इंक्लूड कर देते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कंपनी कोई एसेट खरीद रही है किसी से और सिर्फ कैश ना देख के अपने शेयर देना चाहे तो दे सकती है ना। तो ऐसे भी अगर कोई अलॉटमेंट हुआ है जिसमें हमने कैश ना लेकर कोई प्रॉपर्टी ले ली या कोई और वैनी चीज ले ली हमने कंपनी के लिए अपनी, तो वो भी इसी लिमिट के अंदर इसी इशूड कैपिटल के अंदर इंक्लूड मानी जाएगी। कि मानिए अगर कोई कंपनी है, वो किसी फर्नीचर वाले के पास गई, उसने कहा कि आप हमें 8-10 करोड़ रुपए का फर्नीचर दीजिए। मान लो बड़ी कंपनी है, ये इमेजिन करना, तो कोई बड़ी कंपनी 8-10 करोड़ का फर्नीचर ले दीजिए और हम इसके बदले अपने शेयर हम अपने आपके अपने शेयर इसके बदले आपको दे देंगे, फर्नीचर के बदले आपके। तो जो शेयर दिए गए हैं वो भी इशूड कैपिटल के अंदर ही आएंगे, चाहे भले ही कैश ना मिला उनकी रिकॉर्डिंग में, लेकिन उनको भी इशूड कैपिटल के अंदर काउंट करेंगे। इसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है जो कहीं ना कहीं आप अपने फाउंडेशन में पढ़ेंगे या आपने +2 में ही पढ़ी होगी। इशू ऑफ शेयर अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ द शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये एक टॉपिक होता है अकाउंटेंसी के अंदर, जहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन बताई जाती है कैसे इस चीज़ की एंट्री करी जाती है। तो वही कह रहा है कि कंसिडरेशन के बदले भी अगर शेयर इशू करे हैं तो उस केस में भी उस शेयर इशू जो करे हैं उन्हें इशूड कैपिटल के अंदर माना जाएगा। और शेड्यूल 3 कहता है कंपनीज एक्ट का कि जो भी आपने शेयर इशू करे हैं उनको आपको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। बैलेंस शीट तो देखी होगी ना कभी, सब्सक्राइब इशूड कैपिटल सब लिखा उसके अंदर होता है, तो वो डिस्क्लोजर प्रॉपर करना पड़ता है। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब होता है, मान लो कंपनी ने 100 करोड़ रुपए मंगाए थे, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो पब्लिक है वो 100 करोड़ के लिए ही हाँ कर दे। पब्लिक ने मान ली 100 करोड़ के लिए हाँ नहीं करा, तो जितने पैसे के लिए उसने हाँ करा उसे कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब कितना पैसा कंपनी ने कहा कि हाँ हम सब्सक्राइब करते हैं, इतने पैसे की सिक्योरिटी के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल भी कभी इशूड कैपिटल से एक्सीड नहीं हो सकती। और एक चीज यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन एक सेबी का रूल है, सेबी ने कहा है, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो ये शेयर्स वगैरह की ट्रेडिंग को रेगुलेट करता है संस्था, उस संस्था ने कहा है कि अगर आपने शेयर इशू करे हैं और जितने आपने शेयर इशू करे हैं उसके 90% शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं करे, तो वो इशू वैलिड नहीं माना जाएगा और उस इशू को कैंसिल करना पड़ेगा। कि मानिए अगर मैं नोट में अगर कंपनी 100 करोड़ के शेयर इशू कर रही है, तो 100 करोड़ में से कम 90 करोड़ के शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब करने चाहिए। अगर पब्लिक 100 में से 90 करोड़ के शेयर सब्सक्राइब नहीं करता है, तो उस केस में शेयर इशू इनवैलिड माना जाएगा और कैंसिल हो जाएगा इशू ऑफ शेयर। ये रूल कंपनीज एक्ट का नहीं है, कोई कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये रूल सेबी का है। सेबी ने रूल कहा है किसी भी समय जब कंपनी शेयर इशू करने जा रही है तो इशूड कैपिटल का 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बहरहाल हम मानते हैं कि हो रहा है। हमने 100 करोड़ की इशू करी थी जिसमें से 90 करोड़ की जनता ने कहा कि हाँ हम लेते हैं आपकी सिक्योरिटी, सब्सक्राइब करते हैं। पढ़ते हैं आगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सब्सक्राइब कैपिटल एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच फॉर टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेमोरेंडम ऑफ वो मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कि जो मेंबर्स ने सब्सक्राइब कर लिया कैपिटल उसे कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। यानी कि जितने पैसे के लिए मेंबर्स ने सहमति दे दी अपनी, उसे कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। इट इज़ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर टेकन बाय द पब्लिक, कि जितने पैसे के लिए पब्लिक ने हाँ कह दी, अपनी गारंटी दे दी,
गारंटी सब मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो कंपनी वाइज गारंटी में ना चले जाए कहीं आप, कि जितने शेयर के लिए मेंबर्स ने कहा कि हाँ हम इतने शेयर खरीद रहे हैं और इतने शेयर पे जो पैसा आपका बनेगा वो हम देंगे, उसे कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। ये मान के चलिए आप। Where any notice, advertisement, or other official communication or any business letter, bill set, letter paper of the company stated the authorized capital, subscribed capital, paid up share capital must be also stated in a equally consequence characteristic. As a default in this regard shall we make company and every person, every officer who shall in default liable to pay the penalty exceeding to 10,000 और 5,000। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जो कंपनी के क्या बोलते से अपना, जो कंपनी की हमारे पास कैपिटल है जो हमने इशू करी है या ऑथराइज करी है, तो अगर हमने कहीं उसकी जानकारी दी है किसी पेपर में या किसी और जगह किसी न्यूज़ आर्टिकल में, तो हमें वो जानकारी एक इक्वली देनी पड़ेगी, सबकी बराबर जानकारी देनी पड़ेगी, कॉन्सिक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक में देनी पड़ेगी। मतलब क्या कह रहा है ये, कि आप मान के चलिए कि ऑथराइज शेयर कैपिटल है, इसे इसका मतलब ये है कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वही बतानी पड़ेगी कितनी है, कितनी ऑथराइज है, उसमें से हमने कितनी इशू करी, कितनी का मेंबर्स ने सब्सक्राइब करी, कितनी हमने कॉल करी और कितनी उन्होंने पे करा। इस ये पूरा डिटेल देना पड़ेगा, जहाँ भी दे रहे हो तो पूरी डिटेल दो, कहीं आधी अधूरी डिटेल नहीं देंगे। और कॉन्स्पिशियस कॉन्शियस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विजिबल। ऐसा नहीं देना कि छोटे फॉन्ट में दे देना, कुछ सब मेंबर से पढ़ा ही ना जाए किसी से। पूरा एक विजिबल, एक अच्छे तरीके से देना, एक प्रॉपरली डिटेल देना, जिससे मेंबर समझ भी पाए और देख भी पाए, प्रॉपरली समझ पाए कि कितनी ऑथराइज थी, कितने शेयर थे, कितने रुपए के थे ऑथराइज, उसमें से कितने शेयर कितने रुपीज वाले इशू करे, और कितने शेयर सब्सक्राइब करे, फिर कितने कॉल हुए और कितने पे हुए, पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। जहाँ तुमने कोई चीज छुपाई है, पूरी डिटेल नहीं दे रहा है, तो उस केस में कंपनी को 10,000 रुपए का फाइन। इन्वॉल्व होंगे उन मेंबर्स बोल रहा हूँ जो ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व होंगे, उन ऑफिसर को कहना चाह रहा है, फाइन ये कहना चाह रहा है। डिटेल आदि दी आपने कि कितने इशू थे, कितने उतरे, फाइन 10,000 का फाइन, 10,000 का फाइन, 10,000 का फाइन, और एवरी ऑफिसर को कैपिटल, कॉल्ड अप 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 कैपिटल मतलब, मानो हमने 100 करोड़ की इशू करी, जनता ने की हम दे देंगे, लेकिन हमें 90 करोड़ की एक साथ नीड नहीं पड़ रही, प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। मानिए हमारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमने 100 करोड़ मांगे थे, बात सही है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट 4 फेज में होता है कंप्लीट, ये मान के चलिए आप। पहला पहला फेज होगा, फिर उसके बाद दूसरा फेज, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हमें अभी हम ये सोचना है कि हम उतना पैसा मंगाएं जितना हमारे पहले फेज के लिए जरूरत है। तो हम पूरी 90 करोड़ एक साथ ना मंगा के, उतनी एक सब्सक्राइब करिए, उतनी एक साथ ना मंगा के, हमने उसमें से पहले 30 करोड़ मंगानी चाहिए। तो क्या हम मंगा सकते हैं? हाँ मंगा सकते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब वो कैपिटल होता है कि जितनी मेंबर्स ने एग्री तो कर दिया, लेकिन एग्री में से जितनी कंपनी को करंट टाइम पे आज की डेट पे जरूरत है, उतनी डेट के उस डेट पे आज की डेट पे जितनी कैपिटल मंगा लेते हैं, उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब है कंपनी ने शेयर होल्डर को फोन लग कर कहा कि हमको इतने पैसे की जरूरत है, आप इतने पैसे भेज दीजिए जो आपने सब्सक्राइब करे हैं उनमें से। मालिक कंपनी राजू को फोन करती है, कहती है हेलो राजू, देखो आपने हमारे 10 करोड़ के शेयर खरीदे थे, लेकिन अभी हमें 10 करोड़ की तो नीड नहीं है, हमें अभी फिलहाल 3 करोड़ की नीड है, तो क्या आप हमें 3 करोड़ भेजेंगे? राजू कहेगा हाँ भेज देंगे। तो आप अब 3 करोड़ इस डेट तक भेज दीजिए। फोन काटेगी कंपनी और कहेगी ठीक है। तो उस क्योंकि कंपनी ने राजू शेयर होल्डर मेंबर्स को कॉल करा कि आप हम पैसे दे दीजिए, हमें पैसे की जरूरत है, तो इसलिए उस कैपिटल को आ गया कॉल्ड अप कैपिटल। जो कैपिटल कंपनी ने कॉल करके मंगाई है मेंबर से, उसे कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब कॉल्ड